केवीएस पीजीटी हिंदी के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और बहुत बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कौन सी बुक है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है केवीएस पीजीटी हिंदी की 2023-24। तो आज मैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर कराऊंगी। तो 2018 का केवीएस का ये पेपर है, इसी बुक में दिया हुआ है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी के समकालीन थे और पुष्टि मार्गीय भक्ति पुष्टि भगवद अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो ऑप्शन सी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद माने जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद है तत्सम, तद्भव, देशज व आगत या विदेशी। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि एवं समास से हिंदी में नए शब्दों का निर्माण होता है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय एवं विलोम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति का सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। तो ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद डैश डैश अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो ऑप्शन बी में लिखा उपर्युक्त सही वर्तनी है। उपयुक्त, उपरोक्त और उपरुक्त तीनों गलत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो संवत 1050 से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। और रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है। आदिकाल या वीरगाथा काल को संवत 1050 से 1375 विक्रमी, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल गद्य काल संवत 1900 से 1984। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संकलित हैं। रैदास निर्गुण काव्य धारा के संत कवि हैं। ये जाति के शूद्र थे और मीराबाई ने अपना गुरु मानती थी। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि कौन है? मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना हो, बत्तख को ए, बी है अंडा देना होता, सी तो पानी छोड़कर, डी जमीन पर आ जाता। तो आ जाता नहीं, आ जाती होना चाहिए, क्योंकि बत्तख अगर अंडा देगी तो वो मादा होगी। तो इसके डी भाग में अशुद्धि है। डी बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये पंक्तियां नागार्जुन जी की हैं। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उक्त पंक्तियां प्रगतिवाद के प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन की हैं। दिए गए अन्य साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये वीर रस की कवित्री हैं। बुंदेले हरि बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। त्रिलोचन की पंक्तियां हैं। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार आदिकालीन कवि जैनाचार्य मेरुतुंग हैं। सोमप्रभ सूर्य की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इनकी रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देशी नाम माला कोश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, सही है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, भी सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, तो यही गलत है, प्रौढ़ और गंभीर है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है।
इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। सही है। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में नहीं है? तो नागार्जुन की रचना पत्रहीन नग्न गाछ खड़ी बोली हिंदी में नहीं है, बल्कि मैथिली भाषा में है। इसके लिए नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। शेष सभी रचनाएं भस्मांगुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो तुलसीदास। प्रमुख कवि के रूप में कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रश्मिमांसा। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन है? तो प्रथम खंड इनका है क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969। नीड़ का निर्माण फिर 1970। बसेरे से दूर 1978 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। गहना एक कनक ते गहना इनमह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। ऊपर इन पंक्तियों के रचयिता कबीर जी हैं। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना? निकष कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना। निबंध को गद्य की कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस विद्वान ने माना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा अपभ्रंश को। गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी एकमात्र कहानी उसने कहा था है। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन इनकी अन्य 2 कहानियां हैं। इन्होंने बस 3 कहानियां लिखी हैं। और कछुआ धर्म, मारेसी मोहि कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो जैनेन्द्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी हैं। ईराचंद्र जोशी और अज्ञे इन लोगों को मनोविश्लेषणवादी लेखक माना जाता है। हिंदी में मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी व अज्ञे को प्रसिद्धि प्राप्त है। जैनेन्द्र की रचनाएं हैं फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधी। ईलाचंद की रचनाएं हैं धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस-पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। और अज्ञे की रचना है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका एवं परिमल महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह हैं। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा होती है? तो इतिहास रस की चर्चा होती है। इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड ने इतिहास रस माना है। ज्ञाता वो कि इस तरह का कोई रस नहीं होता। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके कुछ चर्चित उपन्यास हैं वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, वयम रक्षामः, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता और धर्मपुत्र। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं पारिजात, वैदेही, वनवास। और प्रिय प्रवास का पहले नाम ब्रजांगना विलाप था, बाद में उन्होंने ब्रजांगना विलाप का ही नाम प्रिय प्रवास लिखा कर दिया। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना के पात्र हैं? तो डॉक्टर प्रशांत रेणु की प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के पात्र हैं। इनके अन्य पात्र हैं बावन दास, कमली, विश्वनाथ, राम खेलावन, कालीचरण, शिवशंकर सिंह, हरगौरी सिंह, राम पियरिया इत्यादि। छीनी पीतम्बर कम्मर में सुविदा दई मीड़ी कपोलन रोरी,
नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अइयो खेलन होरी। उपर्युक्त पंक्तियां पद्माकर द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो देखिए जहाँ पर भी भक्ति का थोड़ा सा पुट मिलता है उसमें वहां पर शांत रस होता है, शांत रस है। उक्त काव्य पंक्तियों में शांत रस निहित है। जहाँ भौतिक नश्वरता या क्षण भंगुर बताकर उससे मोह भंग कराया जाए वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या श्रम अथवा वैराग्य होता है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। शेष इस प्रकार है। गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 और रमाशंकर शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1931। बच्चन सिंह की रचना हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। साहित्य इतिहास ग्रंथों की पूरी सूची काल क्रमानुसार मैंने वीडियो बनाया है, शुरुआत में ही है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चपल यमन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो उक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां आकाशदीप की हैं। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं पुरस्कार, गुंडा, सालवती, खंडहर की लिपि, ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ इत्यादि। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए 27 और 28 के उत्तर दीजिए। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। उनका भरण पोषण और संवर्धन प्रकृति करती है। वे परमुखापेक्षी नहीं होते। असली वीर लोगों की प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा नहीं करते, वे कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वीरों की तुलना किससे की गई है? वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई है? दोनों निर्भर और मौन रहते हैं। दोनों परामुखपेक्षी होते हैं। दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। दोनों की कोई प्रशंसा नहीं करता। तो इसका उत्तर सी होगा। दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति द्वारा पाले जाते हैं। परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है दूसरों का मुंह ताकने वाला, दूसरों को चाहने वाला, दूसरों की अपेक्षा सुंदर, दूसरों से सहायता चाहने वाला। तो परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है दूसरों से सहायता चाहने वाला। शेष सभी इसके अर्थ की दृष्टि से संगत है। निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। इच्छार्थक, आदेशार्थक, विस्मयार्थक या देशभक्तिपरक। तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक अर्थ की दृष्टि से यह आदेशार्थक वाक्य है, क्योंकि इसमें फूल वनमाली को स्वयं फूल को तोड़ने और वीरों के पथ पर फेंक देने का आदेश दे रहा है। ध्यातव्य हो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 30 और 31 को उत्तर दीजिए। दुविधा हट साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। उपर्युक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? अतीत से प्रेरणा ग्रहण कर साहसी बनना, अतीत को भूल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना, अतीत और भविष्य में सामंजस्य स्थापित करना, जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना। तो उपर्युक्त काव्यांश गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है। इसका केंद्रीय भाव है जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना।
छाया शब्द प्रतीक है बीते वसंत का, वर्तमान सुखों का, भविष्य की योजनाओं का या अतीत की स्मृतियों का। तो काव्यांश के आधार पर छाया शब्द अतीत की स्मृतियों का प्रतीक है। काव्यांश में कहा गया है कि ऐसी छाया स्मृति को मत छूना, क्योंकि ये यादें सुखद या दुखद कुछ भी रही हो, अंत में केवल दुख ही देती हैं। टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है? तो दृश्य प्रबंधन की व्यवस्था टेलीविजन पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंधन की तकनीकी व्यवस्था अभिकल्पकार करता है। शेष इस संबंध में तर्क संगत नहीं है। अभिकल्पकार ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, सही है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो कथन बी नकारात्मक है, यही उत्तर होगा। कथन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है तथा समाचार पाने व सूचना लेने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है? तो चरित्र, परिवेश, तुक या भाषा। तो तुक काव्य में होता है, न कि कहानी में तुक की कोई जरूरत नहीं होती। तुक कहानी लेखन के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, बल्कि कविता रचने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। चरित्र, परिवेश एवं भाषा कहानी लेखन के अनिवार्य तत्व हैं। रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये विश्वनाथ की, आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इन्होंने कहा है साहित्य दर्पण में। टेलीविजन लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती है? तो निर्देशक, निर्माता, कलाकार या कैमरामैन। तो निर्माता की भूमिका नहीं होती है, निर्माता तो पैसे लगाने वाला होता है, बल्कि निर्देशक, कलाकार और कैमरामैन तीनों संबंधित होते हैं इससे। वर्डों में संधि हो जाने से क्या होती है? जाने से नई वाक्य की रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, नई ध्वनि बनती है। तो वाक्यों में संधि हो जाने से, वर्डों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। दो वर्डों अथवा शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो इसका उत्तर होगा डी। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। फीचर के विषय में यह कथन सही नहीं है, अन्य विकल्प फीचर के संबंध में सत्य हैं। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों, निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं? तो इसे संक्षेपण कहते हैं। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन या पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को संक्षेपण कहते हैं। पल्लवन संक्षेपण का उल्टा होता है। पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार और संक्षेपण का अर्थ होता है उसे छोटा करना, संक्षिप्त करना। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य अपने निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है और भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। जिंदगी और जोक किसकी का कहानी संग्रह है? जिंदगी और जोक कहानी संग्रह अमरकांत का है। अमरकांत के अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ आदि। कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक। मोहन राकेश के कहानी संग्रह है
इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। और धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। हम तो सारा का सारा लेंगे, जीवन कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो हम तो सारा का सारा लेंगे, हमसे कम की बात हमसे न कहिए। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के लेखक रघुवीर सहाय हैं। अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार है: किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं, स्रोतस्विनी के। ये की पंक्तियां हैं: मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं: अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पाए धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहले बता दो, ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। राजभक्ति और देश के द्वंद्व, अंग्रेजों की खुशामद, स्थितियों से संतुष्टि या अधिक से अधिक सुख सुविधा की कामना। तो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पाए धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। उपर्युक्त पंक्तियां दूरदर्शा नाट्य से ली गई हैं। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और इस पंक्ति में राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व का मूल कथ्य निहित है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना मृगावती है। मृगावती कुतुबन की रचना है। अन्य है चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंझन की, आखिरी कलाम जायसी की रचना है। राहुल संकृत्यान के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध हैं। राहुल संकृत्यान के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहापा है। सरहापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त काव्य में रेखांकित पद है संबंध सूचक अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशा संकेत क्रिया विशेषण, संकेतवाचक। तो यहाँ संबंध सूचक है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। मजदूर मालिक यहाँ रहता है। इस वाक्य में रेखांकित पद संबंध सूचक अव्यय है। जिन शब्दों की वजह से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किन्हीं और शब्दों से जुड़ता हो वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। जैसे कमरे के बाहर सामान रखा है आदि। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए न। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना, रेखांकित पद में क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध ऑप्शन सी। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास की हैं। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, यह पंक्ति तुलसीदास की है। अन्य कवियों की पंक्तियां इस प्रकार हैं: दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, सूरदास की पंक्तियां हैं। प्रेम कथा यही भांति विचार हूँ, बूझ ले जो बूझ है पार हूँ, ये जायसी की पंक्तियां हैं। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वे मेरे चित्तानुसार नहीं है, कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो भारतेंदु की भारत दूरदर्शा रचना नाट्य रासक है। नील देवी गीति रूपक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और सत्य हरिश्चंद्र नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और अंधेर नगरी प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की थी। लखनऊ में अप्रैल 1936 इसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है।
इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे और सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था और 1936 इसमें ही प्रेमचंद की मृत्यु भी हो गई थी। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का पात्र है। सेवा सदन प्रेमचंद का है, इसमें पात्र है सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र और शांता। कर्मभूमि में प्रेमचंद के पात्र हैं अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना। गबन के पात्र हैं जालपा, रामनाथ, रतन, जोहरा। और रंगभूमि के पात्र हैं सूरदास, सोफिया, भगत सिंह, महेंद्र कुमारी, विनय और सुभागी। ये सूरदास बहुत बार पूछे गए हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, जयशंकर प्रसाद। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918 है। सेवा सदन मूल रूप से उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। सेवा सदन में वैश्य जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण हुआ है। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? तो आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपर्युक्त पंक्तियां अज्ञे की हैं। अज्ञे की प्रमुख रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार आदि। लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बाल पतली उंगलियों से ओछ दो, गिरजा कुमार की पंक्तियां हैं। कठगुलाब की रचना के रचनाकार हैं तो कठगुलाब की रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। मृदुला गर्ग के अन्य उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्यमय और मैं। अन्य विवरण से मंजुल भगत के उपन्यास हैं अनारो, बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार, गंजी। ममता कालिया के उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुखम सुखम। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार ने साकार किया है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी दशार्क। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो राह खर्च, राह के लिए खर्च तत्पुरुष समास है। व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। तो देखिए राह खर्च में तत्पुरुष समास है। व्यर्थ में वी धन अर्थ होता है तो अव्ययी भाव समास है। गोला बारूद में द्वंद्व समास है
और छुट भैया में कर्मधारय समास है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। वे प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है और इसको चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? तो अलंकार गंगा कविदेव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टायाम, सुजान विनोद कविदेव की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग आदि। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला है 1972 में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। दिनकर की कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंत गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मि रथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली सरल, शुद्ध कविता की खोज। रामविलास शर्मा के ग्रंथ है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ हैं कवि और काव्य, साहित्यिकी, जीवन यात्रा, संचारिणी, युग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक आख्यान कहा जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास पोथा उपन्यास को रैक आख्यान कहा जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाड़ो लूड़ ज्यों ऐसे रह समाये। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है मन राम के समान है, मन जब राम में लीन हो तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान, नमक पानी में लीन हो गया। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाड़ो लूड़ ज्यों ऐसे रह समाये। उपर्युक्त पंक्तियों का आशय है मन जब राम में लीन हो तो अन्य नहीं भटकेगा। तो खत्म होती है मेरी वीडियो, ये प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को कैसा लगा अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि दूसरा प्रैक्टिस सेट मैं डालूं या ना डालूं, और अगर डालूं तो क्या व्याख्या के साथ इसी तरह से पूरा पढ़ के डालूं या सिर्फ आंसर बताते जाऊं। धन्यवाद।